Hello student, good morning. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा जैसा कि यदि हम देखें क्लास 9th में कल हमने क्लास 9th का पहले चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात जिसे हम कहते हैं क्या, सेल, या हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका। तो उसके बारे में हम क्या कर रहे थे बेटा, स्टडी कर रहे थे। हद तक हमने कोशिका के बारे में जितना भी अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखा जाए तो हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही हम पढ़ रहे हैं। हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ रहे हैं बेटा, बिल्कुल हम इधर उधर नहीं जा रहे हैं। क्या कहते हैं, एनसीईआरटी में जैसे कुछ भी दिया हुआ उसी को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करके आपको क्लियर कर दे रहे कि वो बुक में क्या लिखा हुआ, क्या कहना चाहते हैं। वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जो चीज़ें आपको पढ़ना है, जिस चीज़ों पे आपको क्वेश्चंस आपको पुटअप कर जाते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही चीज़ें आपको हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, या फिर आपको क्लियरली समझा रहे हैं कि वो कैसे होती है, सेल में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। हमने अब तक अगर रिकॉल किया जाए बेटा तो हमने 7-8 लेक्चर्स जो देखे हुए हैं, पिछले लेक्चर्स को अगर देखा जाए तो लगभग 8 लेक्चर्स आपको हो चुके हैं। आज 9th वाला लेक्चर है। तो हमने सेल्स के बारे में क्या देखा बेटा, डिस्कवरी हमने देख चुके हैं, शेप एंड साइज के बारे में हमने देख चुका है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स के बारे में देखा हुआ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ। उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैसे आपको सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेल के अंदर कैसे जाते हैं या सेल के बाहर कैसे आते हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था आपको सेल वॉल के बारे में डिस्कस किया हुआ है। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में भी देख चुके हुए हैं कि आपको 2 टाइप्स की सेल्स होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या कैरेक्टर्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेलों में क्या कैरेक्टर्स होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ था अपना पिछला लेक्चर अगर देखा जाए, जो कल की हम बात करें तो हमने उस एट वाले लेक्चर्स में आपको बता रखा हुआ था न्यूक्लियस के बारे में। ये देखा हुआ था, न्यूक्लियस के बारे में देखा हुआ था। वो न्यूक्लियस के बाद हमने क्या देखा बेटा, आपको कोशिका, सॉरी पिछला जो लेक्चर था 8 वाला, उसमें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया। साइटोप्लाज्म में देखा, न्यूक्लियोप्लास्ट के बारे में भी कुछ हमने स्टडी की। फिर उसके बाद में हमने सेल ऑर्गेनेल्स में आपको थोड़ा बहुत हमने बताया कि सेल ऑर्गेनेल्स आपको साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के आपको फंक्शन क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिफरेंट टाइप की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर भाग लेते हैं। वो सारी घटनाएं कैसे होती हैं, सेल के अंदर एक साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ने कल जो देखा एक लिक्विड मीडियम में फॉर्म में पाया जाता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडेड होता है। और उसके बाद हमने बताया कि उससे साइटोप्लाज्म में ही क्या होती है, सारी घटनाएं घटित होती है, या फिर कह सकते हो साइटोप्लाज्म में ही क्या होते हैं, कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जो मेम्ब्रेनस टाइप के क्या होते हैं, सेल होते हैं, मेम्ब्रेनस टाइप के ऑर्गन पाए जाते हैं। वो भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। कुछ आपको ऑर्गेन्स के नाम बताएंगे जो विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर बनते हैं बेटा कि कौन से ऐसे सेल ऑर्गेन्स है जिसपे आपको मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते जैसे भी पहुंचेंगे तो हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आज का जो लेक्चर हमको कंटिन्यूअस करना है 9th वाले में, वो आपको हम बताने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने आपको 2 लेक्चर्स आपको 2 सेल ऑर्गेन्स के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला था, लेकिन जैसा भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा आपका टाइम पीरियड कैसा होगा। तो हम आपको आज हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले पॉइंट पे हम चलते हैं। आज जो सेल ऑर्गेन्स का हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, वो है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर कहा जाता है अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल में से एक है बेटा, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको पाया जाता है, यदि हम एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज में देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल होता है, जो कि आपको क्या होती है, ट्यूब लाइक नलिका से क्या होता है, बना होता है, जिसको हम सीटी कहते हैं, या फिर ट्यूब लाइक नलिका द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है, और क्या होता है, सीटी द्वारा क्या होता है, बना रहता है। अर्थात जो नलिका होती है ट्यूब लाइक, उसको हम क्या कहते हैं, सीटी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बेटा? सीटी। तो ध्यान रखिएगा, वर्ड आपको दे रखा हुआ है एनसीईआरटी में, सीटी कहते हैं। और वे दोनों मिलकर ही क्या होते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं, जिसको ही हम कहते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अर्थात ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गौर से एक एक लाइन मेरे ध्यान है, कुछ एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी जाएंगे, लेकिन आपको जो वर्ड बेटा आता है वो नोट कर लो, जो एनसीईआरटी नहीं मिला। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट हमने कहा कि इसको साइटोस्केलेटन के नाम से, अर्थात कोशिका के अंदर जो आपको स्केलेटन मतलब होता है कंकाल माना जाता है, वो पाया जाता है। किसको हम कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपको जाल बिछा रहता है वो एक्चुअली आपको बना किससे रहता है? तो जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बेटा ईआरबी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ईआरबी कहते हैं। वो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, ध्यान सुनिएगा, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसी से मॉडिफाइड होती है, उसी से मॉडिफाइड होकर ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एनसीटी का फॉर्मेशन होता है, और वो आपस में क्या होते हैं? नेटवर्क बनाते हैं, और वही नेटवर्क आपको क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तंत्र कहलाता है। ठीक है, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर बात? और ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, जैसे हमने आपको यहाँ पे क्लियरली नहीं बनाया है, साइड वाली बुक में दिया होगा, कुछ फिगर भी हमने दे रखे हुए बेटा, तो फिगर जो हम बनाते हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब मैं हट जाऊंगा तो आपको कुछ न कुछ चांसेस देता हूँ, मौका देता हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा। उसके बाद आपको क्या करेंगे? फिगर बना लीजिएगा। जब हम नोट्स देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो ये फिगर भी आपको उसके नीचे बनाना पड़ेगा जहां पे रहेगा। ठीक है, तो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बताया कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, जैसे हमने बताया ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आपको एक बना रखा हुआ था, डिस्कस कर रखे हुए। तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन आपको फ्यूज होती है। जैसे ये मेम्ब्रेन देखो, फिर हमने न्यूक्लियस का ये बताया हुआ था, ये सरल तरीके से समझ लो, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन हुई और एक इनर मेम्ब्रेन। क्लियर हो रहा है? न्यूक्लियस का पढ़ा हुआ आपने। तो इसी मेम्ब्रेन से आपको क्या होता है बेटा? जनरली अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन ही मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड होकर आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगती है। देखो ऐसे हम बना रहे हैं, ये देखो, जैसे भी बना लो, ये ट्यूबलर लाइक स्ट्रक्चर। यही आपको क्या होता है? अब बीच में क्या करोगे? ये पूरी सेल रही, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म से ही पाया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जा रहा। ये साइटोप्लाज्म पूरा भरा रहता है, उसी साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फैला रहता है, अपना सिस्टम बनाता है, एक तंत्र की नुमा दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबलर होता है। और क्या कहलाती है? सीटी कहलाती है। जितने भी आपको पढ़ा कर रहे हैं बेटा, ये क्या कहलाते हैं? आपको सीटी कहलाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो आपको स्ट्रक्चर मिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो जनरली ये क्या होता है? देन दूसरा हमने कहा कि साइटोस्केलेटन के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है ये इतना बड़ा भी होता है, कभी कभी कोशिकाओं में, ऐसी कोशिकाओं में जिसमें प्रोटीन वगैरह ज्यादा फॉर्म होते हैं, तो उसमें क्या होता है बेटा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो इतना फैला होता है कि वो फैल कर सेल मेम्ब्रेन से भी क्या होता है? अटैच होता है। इधर के इतनी पूरी सेल साइटोप्लाज्म में है, ये क्या करते हैं? इतना बड़ा नेटवर्क बना सकता है कि ये क्या हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है, लास्ट वाली जो मेम्ब्रेन सेल को बना रही है, उससे भी जाकर क्या होती है? अटैच हो सकती है। अर्थात आप सोच सकते हो कि न्यूक्लियस से स्टार्ट हुआ आउटर मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन से जाके भी अटैच होती है। इतने बड़े बड़े आपको नेटवर्क बनाया रहता है उसमें। कुछ सेलों में होता है ऐसा, हर सेलों में नहीं होता है बेटा। तो हमने ये आपको बता रखा हुआ कि एंडोप्लाज्मिक ये होता है। फिर आपको ध्यान रखना होगा बेटा कि दूसरा आपको एनसीईआरटी में क्या करा है कि एंडोप्लाज्म क्या होता है? ये क्या होती है? ये आपको कह सकते हैं एक लंबी सी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली पुटकाओं की तरह दिखाई देती है। अंतःद्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली की क्या होती है? समान होती है। ये ध्यान रखिएगा, जो ये पुटिकाओं की तरह एक थैले लाइक, सर्कुलर लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी बनी होती है? तो सेम बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा कि जिस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आर कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन जिसे हिंदी में कहते हो कोशिका झिल्ली,
जिससे कोशिका झिल्ली निर्मित रहती है, उसी के समरूप आपको क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना रहता है। अर्थात कह सकते हो कि किसकी बनी रहती है बेटा, प्रोटीन्स की, और प्लस किसकी बनी रहती है, लिपिड की। क्लियर हो गया? हमने यही बता रखा हुआ ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन क्या होती है आपको, लिपिड्स क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है, वो फास्फोलिपिड पाई जाती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है, और क्या होती है कुछ और किसका बना होता है, प्रोटीन्स का। उसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, किसका बना, प्रोटीन्स का और लिपिड का बना होता है। क्लियर हो गया? अब आती है बात, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के टाइप्स क्या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर देखा जाए, उनकी संरचना कुछ स्ट्रक्चर्स के बेस पे उसके दो टाइप्स होते हैं, वो दो टाइप्स की पाई जाती है। पहला जो होता है उसको हम बोल सकते हैं, दो टाइप्स होती है, एक होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है आपको क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों की स्ट्रक्चर हमने पहले से बना रखे हैं, ये ध्यान से देखिए। ये रहा आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा रहा आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपकी स्ट्रक्चर से आपको डिफाइन कर सकते हो बेटा कि एग्जैक्टली आपको कैसा बन रहा है। थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, स्ट्रक्चर से आपको साफ साफ दिख रहा है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कुछ अंतर तो है इसके स्ट्रक्चर में, जिसके आधार पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको बात आती है क्या बेटा कि रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, किससे हम पहचान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनके सरफेस एरिया पे, ध्यान से सुनिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे कहा जाता है जिसके सरफेस एरिया पे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेसी है, वो छोटे छोटे कण आपको पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो आपको जो पार्टिकल्स राइबोसोम के होते हैं वो अटैच होते हैं किस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, इसलिए उसको हम कहते हैं क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके सरफेस पे आपको राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, वो किस टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगी, उसको हम कहते हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे देखो देन इस स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये हमने राइबोसोम अटैच किया हुआ है, देखो राइबोसोम है, और इस पे कोई भी राइबोसोम, एक भी राइबोसोम क्या होते हैं, अटैच नहीं है। अर्थात ये क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर आपको जो ए वाला दिखा रहा है वो किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, बुकों में या क्वेश्चन में बहुत सारे किए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहा जाता है, और रफ को क्या कहेंगे, आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया ना? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा, ये राइबोसोम के अटैच की वजह से क्या होता है, राइबोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोटीन। अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थात राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम इज द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस में या प्रोटीन के निर्माण में जो स्थान होता है, उसका मशीनरी का काम करता है कौन, आपको राइबोसोम करता है। अर्थात जब राइबोसोम उस पे अटैच है, तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनमें मैन्युफैक्चर किसका होगा, तो आप बताओ किसका, प्रोटीन का। तो अब ध्यान रखिएगा, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रही है, इसमें मैन्युफैक्चर किसका होता है, तो आप बताएंगे कि प्रोटीन का मैन्युफैक्चर होता है। किसका होता है बेटा, प्रोटीन का निर्माण। ध्यान रखिए, प्रोटीन, यदि कहा जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करती है, तो आप बताओगे किसका, प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक, प्रोटीन का पार्ट होता है, ये प्रोटीन्स का निर्माण करता है। दूसरी पॉइंट आती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, उस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है, तो जनरली ये कह सकते हो कि वो किसी भी प्रोटीन्स का निर्माण नहीं करता। अर्थात लेकिन क्या होता है, वो किस चीज का निर्माण करता है, तो ध्यान रखिएगा, द मैन्युफैक्चर ऑफ या फिर फैट आर लिपिड मैन्युफैक्चर्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फैट होता है या जिसको हम लिपिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फैट जो होता है बेटा, फैट या आर करके लिख सकते हो, लिपिड, फैट एंड लिपिड, आर करके लिपिड कर सकते हो। ये जो मैन्युफैक्चर होता है, ये फैट और लिपिड जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, किसकी वजह से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया कि आपको पूछ दिया जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करती है या किसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पार्टिसिपेट। ठीक, ऑप्शन दे देगा आपको बहुत सारे, इसमें से ये प्रोटीन भी दिया रहेगा, फैट भी दिया रहेगा, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है और दे दे रहा है क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, न्यूक्लिक एसिड कह रहा हूँ, यदि दे रहा है आपको क्या कहते हैं हाँ वो न्यूक्लिक एसिड है, तो उसमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा बेटा? तो आपका सही होगा कौन सा? फैट का, क्योंकि फैट का या फिर कह सकते हो जिसको लिपिड कहते हो, वसा जिसे कहते हो, वो किसका आपको फॉर्मेशन कहाँ पे होता है इसका? तो आप बताओ क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। क्लियर है? इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों काम क्या करते हैं ध्यान रखिएगा। फैट एंड लिपिड जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही हो रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोटीन्स का निर्माण भी कर रहा है और किसका निर्माण कर रहा है? फैट का भी निर्माण कर रहा है, जो कि ये सारे सब्सटेंसेस जो आपको बन रहे हैं, जो कि कुछ इसमें से जो प्रोटीन्स एंड फैट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ प्रोटीन्स इसके कुछ फैट्स आपको पार्टिसिपेट करते हैं किसको बिल्ड करने में? तो आप बताओगे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो आपको साफ साफ एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोल रहा हूं, सब एनसीईआरटी में लिखा होगा, सिर्फ मेरा लेक्चर सुनिए उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा ना, बाद में पढ़ लीजिएगा। सारी चीजें एनसीईआरटी की हुई लैंग्वेज को आपको हम डिफाइन कर रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समझा रहे हैं आपको, सारा चीज बुक में लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा आपका दिमाग इधर उधर ना जाए, जब आप बिल्कुल मेरा लेक्चर सुन रहे हो ना तो कंटिन्यूअस करके एकांत में सुना करो और बिल्कुल फोकस रहे मेरे लेक्चर पे बेटा, तभी आपको समझ में आएगा। वरना ये सोचो कि भीड़ भाड़ इलाके में बैठे रहे, कुछ उनसे भी बात कर रहे हैं, लेक्चर भी सुन रहे थे, ये पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग से थोड़ा कुछ सुनेंगे और निकाल देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाता भी नहीं हूँ बेटा, इसलिए बहुत ज़्यादा मिनट का नहीं होता है, जो भी आपको आधे घंटे के नीचे ही रहता है। तो आप उसको ध्यान से सुनिए, जो टाइम निकाल रहे हैं आप स्पेंड करके, तब तो जाके आपको पढ़ाई होगी। तो फिर एग्जैक्ट आशा करता हूँ कि पढ़ेंगे, आपका दिमाग इधर नहीं, मैं देखता हूँ, समझ लेना कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आते हैं, तो इसके आधार पे जो मैन्युफैक्चर होते हैं प्रोटीन्स के और क्या कहते हैं लिपिड्स का जो मैन्युफैक्चर होता है, कुछ इसमें से सम प्रोटीन्स एंड लिपिड्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में आपको क्या होती है? भाग लेती हैं। कुछ आपको जो होती है प्रोटीन्स, ध्यान रखिएगा, कुछ जो प्रोटीन्स होती है हाँ कोशिका झिल्ली को कुछ प्रोटीन कोशिका झिल्ली को बनाने में पार्टिसिपेट करती है। एंड दिस प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ, जो आपको कुछ प्रोटीन्स और लिपिड फॉर्मेशन कर रही थी किसको बनाने में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ऑन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस प्रोसेस इज नोन एज आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको बेटा? आपको कहेंगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का वर्ड लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम की जो एनसीईआरटी बेटा, साथ में हिंदी मीडियम को पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इंग्लिश का यूज करता हूँ बेटा। हिंदी में तो समझ जाते हो, लेक्चर तो मैं हिंदी में ही देता हूँ, बिल्कुल इंग्लिश वर्ड नहीं है, उसको कंटिन्यूअस करके देता हूँ, मिक्स करके देता हूँ, आपको बिल्कुल समझने में प्रॉब्लम ना हो। एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम पढ़ो, इसकी हिंदी में बता देता हूँ बेटा। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, आपको इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन। मेम्ब्रेन मतलब होता है झिल्ली, बायोजेनेसिस का मतलब होता है आपका किसका निर्माण हो रहा है? प्लाज्मा झिल्ली का। तो उसी प्रोसेस को तो हमने कहा कि आपको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, अगर कोई पूछे कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो प्रोटीन्स एंड जो क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोटीन और लिपिड का, वो लिपिड कुछ उसमें से आपको भाग क्या होते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं फॉर्मेशन करने में किसके? बिल्ड करने में किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर है? हो गया ना बिल्कुल क्या? आगे पॉइंट देखते हैं बेटा। अब क्या रहा कि इनमें से कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो होते हैं, कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो होते हैं बेटा, वो आपको एंजाइम एंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ जो होती है सम प्रोटीन्स एंड लिपिड, सम प्रोटीन्स एंड लिपिड किसमें आपको पार्टिसिपेट करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में। नोट कर लिया आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को।
कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में पार्टिसिपेट कर रही थी और उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। लेकिन कुछ सम प्रोटीन्स एंड लिपिड some protein and lipids functional as enzymes and hormones। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो आपको किसकी तरह बिहेव करते हैं, तो आप बताओ किसके, एंजाइम की तरह, एंजाइम एंड हार्मोन। हार्मोन आगे जब हर क्लास में पढ़ोगे बेटा ना एंजाइम्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, तो आपको ये बताया जाएगा कि आपको किसका बना होता है एंजाइम। मेड अप ऑफ ऑल एंजाइम्स इज प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स इज नॉट एंजाइम। ध्यान रखिएगा, बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्लियर है कि आपको जितनी भी एंजाइम्स आपकी बॉडी में पाई जाती है, जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो सारी की सारी आपको क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। इसलिए हमने एक लेक्चर बोला ना कि आपको ऑल एंजाइम्स इज प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स इज नॉट एंजाइम। लेकिन सारी प्रोटीन आपको एंजाइम नहीं हो सकती, क्लियर है। सारी एंजाइम प्रोटीन होती है लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है। ये थॉट है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान रखो प्रोटीन किसके तरह बिहेव करती है, तो आपको एंजाइम प्रोटीन ही होती है। उस तरह से बिहेव कुछ प्रोटीन्स आपको भाग लेती है जो एंजाइम्स को पार्टिसिपेट करती है, एंजाइम की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्लियर हुआ। दूसरा कुछ होते हैं कि हार्मोन्स की तरह आपको काम करते हैं। तो ये रहा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था, जो लास्ट वाले पॉइंट पे लिखा हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि विभिन्न कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो डिफरेंट टाइप की दिखती है, परंतु वो सदैव एक जालिका तंत्र के निर्माण की तरह होती है। वो तो पहले भी बता दिया कि सदैव क्या होता है कि हर प्रकार की कोशिकाओं में डिफरेंट टाइप्स की होंगी, अलग अलग तरह की, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख सकती हैं, लेकिन वो सदैव कैसे दिखेंगी, एक नेटवर्क की भांति, एक जाल तंत्र की भांति। इसीलिए तो हम उसको कहते हैं शुरुआत में साइटोस्केलेटन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा, साइटोस्केलेटन कहा जाता है। इसको नोट कर लो नहीं तो भूल जाओ। इट आल्सो कॉल्ड एज also called cytoskeleton। सॉरी यहाँ पे ए लिखेगा, साइटोस्केलेटन कहते हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन कहा जाता है कोशिका का, वो क्या होता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। जाल बिछा रहता है, नेटवर्क रहता है, जैसे हमारी बॉडी में बोन्स का जाल बिछा रहता है, सारा ढांचा बना रहता है, उसी तरह से। क्लियर हो गया। अब कहानी आपको आगे क्या बढ़ती है बेटा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ध्यान रखिएगा जनरली क्या करता है, फंक्शन क्या करता है, तो हमने फंक्शन देख लिया बनाने का, कहाँ कहाँ क्या बनता है, प्रोटीन्स का और लिपिड्स का। लेकिन क्या हुआ कि ये ट्रांसपोर्ट में भी भाग करता है। ये साइटोप्लाज्म में विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म इज ट्रांसपोर्टेड द मेनली ट्रांसपोर्टेड प्रोटीन्स। ध्यान से सुनिएगा, पुस्तक में लिख के दिया हुआ है साथ में। मेनली क्या होता है, प्रोटीन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कहां पे हो सकता है, सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट, सॉरी सेल के बाहर कह रहा हूं, नहीं सेल के बाहर नहीं, सेल साइटोप्लाज्म में जितने भी क्षेत्र हैं उसके आवश्यकता के अनुसार, नीड के अनुसार क्या करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को, मुख्य रूप से प्रोटीन्स को ही क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। कहां पे ट्रांसपोर्ट करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही, उसके विभिन्न क्षेत्र में, जहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी प्रोटीन्स के हिसाब से। इसलिए प्रोटीन हमेशा हमारी बॉडी में क्या होती है, खपत होती रहती है बेटा, इसलिए हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता रहता है। हम भोजन में भी प्रोटीन लेते हैं लेकिन वो पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती है, इसलिए बार बार हमारी बॉडी में क्या होता है, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, राइबोसोम के द्वारा क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। और वो प्रोटीन्स आपको मसल्स बिल्डिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ध्यान रखिएगा, मसल्स बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, प्रोटीन करता है। कभी बॉडी बिल्डर के पास जाओगे ना, वो जिम वाले में, वहां पे देखोगे पाउडर की तरह वो दूध में डाल के खाने के लिए, वो जनरली क्या नरिशमेंट देता है, प्रोटीन्स को, कि भाई यहाँ पे आपने ऊर्जा खर्च करके गए हुए वो प्रोटीन्स आपको क्या करती है, वो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसको बिल्ड करने में, मजबूती प्रदान करने में कौन भाग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्रोटीन करती है, इसलिए वो देते हैं प्रोटीन्स को। तो ध्यान रखिएगा, तो ये एंजाइम से डिफरेंट टाइप को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, विभिन्न टाइप के क्षेत्र में, और ये नलिका की तरह होता भी है, नलिका के परिवहन की तरह वो बेटा आपको एक जगह से दूसरे कौन लिखा हुआ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपको बायोलॉजिकल
बायोकेमिकल एक्टिविटीज में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ध्यान रखें, बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज होती है सेलों के अंदर, बायोकेमिकल एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज जो होती है इनमें भी आपको पार्टिसिपेट करता है कौन, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जनरली कहां पे कहा जाता है, ये बिल्कुल आपको क्या था, कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है, इसके लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है। और लिखा हुआ जंतु जिन्हें हम कशेरुकी भी कहते हैं, उनके यकृत कोशिकाओं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट एनसीईआरटी की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, मैं खुद क्वेश्चन करूंगा तो वो क्वेश्चन जरूर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। कि कुछ क्या कहते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, जनरली कह रहा है किस एनिमल्स में, तो आप बताओगे बेटा आपको वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। अब आप सोचोगे सर वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिसको कहते हैं बेटा कशेरुकी प्राणी। ठीक है, कशेरुकी प्राणी वो पढ़ेंगे आगे, है आपको लेक्चर्स, आपको इसी में 9 पे है, पढ़ना है पूरा। तो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जिसमें आप जनरली क्या कहते हैं, कुछ नोटोकार्ड्स पाई जाती है, और जो हाई क्लास के वर्टिब्रेट्स होते हैं यही नोटोकार्ड बता जाती है रीढ़ की हड्डी में। अर्थात कह सकते हो कि जिसमें आपको रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, वो क्या, जैसे मछलियों में भी होते हैं, कांटे होते हैं ना मिड, तो वो मछलियों से लेकर जितने भी एनिमल्स आपको ऊपर क्या कहते हैं, एम्फीबिया, एम्फीबिया कर रहा हूँ, फिशेज, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, सारे के सारे वर्टिब्रेट्स ही कहलाते हैं। तो ये वर्टिब्रेट्स जनरली जितने भी होते हैं, इन वर्टिब्रेट्स के लीवर्स में, इनवर्टिब्रेट के लीवर में, क्या रखिएगा, जो लीवर की सेल होती है उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, वहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, वो आपको क्या कहते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, ठीक है, टॉक्सिक का मतलब होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, अर्थात पॉइजनस, पॉइजनस भी कह सकते हो, पॉइजनस सब्सटेंसेस को वो क्या करता है, आपको डिटॉक्सिफाइंग करता है, उसको आपको क्या होता है, नेचर कर डीनेचर में कर देता है। अर्थात जो आपको पॉइजनस था अब वो कन्वर्ट हो जाता है क्या, नॉन पॉइजनस में। आपको साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लास्ट लाइन देख लीजिए ना, यकृत की कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कौन करता है, SER करता है, ये ध्यान रखिए। अगर पूछा जाए तो कौन बताएंगे, रफ वाले को नहीं नाम देंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वर्टिब्रेट्स के लीवर के सेल्स में आपको क्या करता है, जो टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जो हानिकारक होते हैं, जो आपको क्या होते हैं, क्या कहते हैं, विष कारक होते हैं, या फिर जो दवा हम खाते हैं वो भी आपको पॉइजनस हो सकती है, उनका क्या करता है, आपको निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये लिखा हुआ है लास्ट में। तो इतनी सारी चीजें हमने आपको बता रखी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो आगे की पॉइंट हम डिस्कस करना है बेटा हमको, सॉरी आपका लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा बेटा, तो आपको हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस कर लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर है। तो आशा करता हूँ कि क्लियरली बिल्कुल समझ में आया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम किस नाम से जानते हैं, साइटोस्केलेटन भी कहते हैं, सब बताया हमने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल नेटवर्क बना रहता है, वो आपको मेम्ब्रेन किससे आपको निर्मित होती है, तो आप बताओ किसके, आपको आउटर मेम्ब्रेन जो होती है किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर मेम्ब्रेन से आपको निर्मित होता है। फिर उसके बाद हमने दो टाइप्स बताया, रफ एंड स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन्स का निर्माण करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है, लिपिड का निर्माण करता है। कुछ लिपिड्स और प्रोटीन क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड आपको क्या होते हैं, एंजाइम एंड क्या किसके तरह करते हैं, हार्मोन्स की तरह करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कुछ क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सारे एक जैसे आपको सेल में नहीं मिलते हैं, डिफरेंट टाइप में मिलते हैं, लेकिन एक जाल का तंत्र की तरह ही दिखाई देते हैं सारी सेलों में।
और ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है मुख्यतः आपको किसका, प्रोटीन्स का अलग अलग क्षेत्रों में, किसके क्षेत्रों में, साइटोप्लाज्म के अलग अलग क्षेत्रों में नीड के आधार पे, आवश्यकता के आधार पे वो प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर हमने लास्ट वाली पॉइंट क्या बताया कि आपको लीवर सेल, जो वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स होती हैं, उनके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो विष धारक का विष को, और क्या होता है जो दवाइयां होती है, टॉक्सिक जो होते हैं, टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उसको क्या कहता है, डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसको क्या कहा जाता है, डिटॉक्सिफाई। इसको किसमें का टॉक्सिफाइंग कन्वर्ट कर देता है, डिटॉक्सिफाइंग कर देता है। अब वो सुटेबल है, वो आपको हानिकारक नहीं, वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो बेटा हम आगे हम कंटिन्यूअस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। हम बता दें कि आपका ये खत्म हो गया, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 9th लेवल पे इतना ही जानना था। अगले लेक्चर्स में हम मिलेंगे एक नए लेक्चर्स के साथ, और उसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिटेल में हम बताएंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप मेहनत करते रहिए बेटा, हार्ड वर्क करते रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।